हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों को जो प्रीवियस वीडियो था जो मैंने आप लोगों को भेजा था, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने देखा था पैसिवली ट्रांसपोर्ट के बारे में, और हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो क्या होता है और कैसे होता है। जहाँ पे मैं एक बार आपको समराइज कर देती हूँ, जहाँ मैंने आप लोगों को ये बताया था कि करियर मीडिएटेड जो ट्रांसपोर्ट होता है उस ट्रांसपोर्ट के अंदर एक प्रोटीन्स जो होते हैं, जैसे कि सिग्नर एंड निकोलसन ने कहा था कि जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं उनके अंदर एक विशेष तरह के प्रोटीन होते हैं जिनको हम एक्सटीरियर प्रोटीन्स बोलते हैं, और एक एक्सटर्नल प्रोटीन्स बोलते हैं, और एक होते हैं इंटरनल्स प्रोटीन। तो जो ये एक्सटर्नल प्रोटीन्स होते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आते हैं, यानी कि इनकी जो आकारिकी है उस आकारिकी के अंदर यहाँ पे परिवर्तन होते हैं, और इन्हीं में परिवर्तनों की वजह से, आई रिपीट, इन्हीं परिवर्तनों की वजह से ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर से अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे जो इनके अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते थे, वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किसकी वजह से आते थे? एंजाइम एक्टिविटीज की वजह से आते थे। सो ये वाला टॉपिक फिनिश होने के बाद में अब हम बात करते हैं एक और थ्योरी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम पंप थ्योरी या साइटोक्रोम सिस्टम बोलते हैं। बच्चों, यहाँ पे साइटोक्रोम थ्योरी, देखो आप लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा। रेस्पिरेशन के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो सिस्टम है सबसे पहले हमें बताया था लैंडरबर्ग एंड ब्रसस्टॉर्म में बताया था। ठीक है, इन्होंने बताया था 1933 के अंदर, 1933 के अंदर उन्होंने इसके बारे में बताया था। इसके अनुसार, यानी कि इनके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो ये मॉडल दिया था, उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ पे एक कंप्लीट रिलेशनशिप होता है रेस्पिरेशन और एब्जॉर्प्शन के बीच में। ठीक है, यानी कि जब भी एब्जॉर्प्शन होगा, जितने अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो कोरिलेट करेगा किसको? रेस्पिरेशन को कोरिलेट करेगा। मैं दोबारा से बोल रही हूँ इस चीज को कि रेस्पिरेशन का रेट और एब्जॉर्प्शन का रेट, दोनों ही रेट जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ में कंपैरेटिव होते हैं, या कहने का मतलब है जैसे जैसे रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता जाएगा, यानी कि श्वसन का रेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही एब्जॉर्प्शन का रेट जो है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी चीज। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ यहाँ पे। आप लोगों को सबको एक चीज पता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, है ना। लेकिन एक चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जो Hb होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग पावर होती है, यानी कि जो इसकी अफिनिटी होती है, ठीक है, अफिनिटी जो होती है इसकी, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत बहुत ज्यादा होती है। यानी कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड से ही क्या हो जाता है? ये बहुत ज्यादा या बहुत अच्छे से क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है। तो ऐसे केसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलेट कर देगा, साइड में कर देगा, ऑक्सीजन को साइड में कर देगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में वो बहुत अच्छे से बाइंड कर लेगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये कहा कि भाई अगर हम एक काम करें कि जो आपकी रूट्स हैं, रूट्स के अंदर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को डाल दें और फिर हम रेट को अगर चेक करें, तो उन्होंने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है एक टॉक्सिक इफेक्ट डालती है, एक जहरीला प्रभाव डालती है, और इसी प्रभाव की वजह से या इसी जहरीले प्रभाव की वजह से क्या होता है? जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है वो कंपैरेटिवली स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक उनको एक जैसे अगर हम बोले ना कि उनको एक तरह का प्रूफ मिला या एक क्लू मिला कि यस, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो डिपेंड करता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है रेस्पिरेशन के लिए। चलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। मैंने ये कहा कि जो ये दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंडबर्ग एंड ब्रसस्टॉर्म, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि जो
रेट ऑफ रेस्पिरेशन है और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। कैसे कोरिलेट करते हैं? जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इन्होंने हमें ये चीज कही थी। तो इसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड ऑन कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड को उसमें डाल दिया। और जब उन्होंने उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को डाला तो उन्होंने क्या देखा यहाँ पे, तो उन्होंने एक चीज देखी यहाँ पे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को डालने के बाद जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कंपैरेटिवली कैसा हो चुका है, कम हो चुका है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे उन्होंने एक थ्योरी दी और उस थ्योरी को हम लोग क्या नाम देते हैं, साइटोक्रोम टॉम थ्योरी बोलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसमें जब चेंजेस करूंगी फिर अपन उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर? तो क्लास देखिए यहाँ पे इन्होंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या बोला कि पहली बात तो जो एब्जॉर्प्शन का रेट जो होता है, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन होता है कैटायंस और एनायंस का, ठीक है, ये एक दूसरे से मतलब कोई रिलेशन नहीं होता है इसका। जितने कैटायंस हो उतने एनायंस हो, ये शायद हम लोगों ने डोनेट एक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा था। तो ये वाली थ्योरी जो है इस चीज को इन्होंने सिरे से निकाल दिया कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने कैटायन है कितने एनायन है, इन सबका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंडिविजुअली होता है, कोई किसी भी ऊपर डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात कि एनायन का एब्जॉर्प्शन जो है वो कैटायंस के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है, 0.01% भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे निर्भर क्या करती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, यानी कि ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी है बाहर की तरफ, यानी कि जो आउटसाइड वाला पार्ट है, यानी कि जो ये बाहर वाला पार्ट है कोशिका के, आउटसाइड वाला पार्ट जो होता है, यानी कि जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्प्शन कर रही हैं। सो जो रूट के आउटसाइड वाला पार्ट है उसमें कितने अमाउंट के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, इसी के ऊपर जो है वो निर्भर करता है क्या कहते हैं किसी भी एनायन का अंदर आना। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब अगर मैं एक नॉर्मल सी चीज बोलूं, समझिएगा इस चीज को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जहां पे मॉलिक्यूल्स जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, आयरन का मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब जो ये साइटोक्रोम जो थ्योरी है, साइटोक्रोम थ्योरी के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कहा कि जो Fe+2 है ये Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आयरन की दो वैलेंसीज होती हैं, +2 और +3। तो Fe+2 जो है वो Fe+3, मैंने अभी कहा कि अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो नेचुरल सी बात है इसके ऊपर एक और प्लस चार्ज आ जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, Fe+3 हो गया। तो ये इसके अंदर क्या होता है, इस पंप में क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, और ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ये जो है इसी प्रोसेस की वजह से लास्ट में क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसका आगे कैरी करके चलता है। ये प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, यानी कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, जो कोशिका है, कोशिका की जो अंदर की सतह है, ये कोशिका है, कोशिका की जो अंदर की सतह है, अंदर की जो सरफेस है, देखो ये आउटसाइड है और ये क्या हो गया, इनसाइड। ये जो हैगी वो क्या है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन है, ये इनसाइड में हो रहा है और ये आउटसाइड में हो रहा है। तो जो आपकी अगर हम लोग बात करें कि जो इनर सरफेस होती है मेम्ब्रेन की, इनर सरफेस की, मेम्ब्रेन की जो सरफेस होती है, वहां पे
HIN और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्टिविटी आती है वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी आती है। ठीक है, जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें H2O जो है यानी कि जो वाटर है, वाटर का यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। वाटर के ब्रेक डाउन होने की वजह से यहाँ पे एक तो क्या रिलीज हो रहा है, अगर हम लोग बात करें HIN रिलीज हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। अच्छा, दूसरे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर में अगर आउटसाइड में कोई भी एक ये एनायन है, समझिएगा, बाहर में कोई भी एक ये एनायन है, ये एनायन यहाँ इस साइटोक्रोम सिस्टम के अंदर एंटर कर देता है। जैसे ही ये एनायन जो है ये क्या करता है कि जब ये इसके साथ में एंटर करता है तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी इसके साथ में क्या हो जाएंगे, क्या कहते हैं, कंबाइन हो जाएंगे। अब ओवरऑल देखा जाए तो ये एनायन जो है यहाँ से ये रिड्यूस हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे घूमता रहता है और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट करने की वजह से भाई Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हुआ, अगेन वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया ये Fe+3 में, फिर Fe+2 Fe+3, तो यहाँ पे ये प्रोटीन कैरियर्स होते हैं जिनको हम साइटोक्रोम बोलते हैं, साइटोक्रोम A B C। ठीक है, तो ये साइटोक्रोम्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो रोटेट हो रहा है, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है तो फाइनल रोटेशन के अंदर जो एनायन होता है, ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पे एनायन है वो एनायन यहाँ पे सेल के इनसाइड में यानी कि सेल के अंदर की तरफ कैरी कर लिया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है प्लस जो HIN होते हैं, ठीक है, यहाँ पे साथ में HIN भी पहले रिलीज हुए थे ना, मैंने कहा था आप लोगों से, तो जो ये HINs होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो ऑक्सीजन होती है ये आपस में क्या कर लेती है, कंबाइन करके, ऑक्सीजन जो ये कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन कर लेती है। अगर हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वाटर का ब्रेकडाउन भी हो रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और बाद में वाटर का फॉर्मेशन भी हो रहा है। क्लियर? तो एक बार अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले अगर जो वाटर है, वाटर का जो ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे क्या निकलते हैं, HI निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलती है और ऑक्सीजन निकलती है। तो जो ऑक्सीजन होती है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस सिस्टम के अंदर आगे मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से जो एनायन है वो मूव करता है अंदर की ओर, और जब एनायन मूव करेगा अंदर की ओर पे तो यहाँ पे Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीडाइज होता रहेगा और ये जो आपका एनायन है ये एनायन बाहर की सरफेस से कहाँ चला गया, अंदर की सरफेस के ऊपर चला गया। तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस होता रहता है, ये वाला जो पूरा प्रोसेस होता रहता है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर बेसिकली जो आयरन है वो बार बार क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे ही HIN जो होता है वो रिलीज होता है तो जो साइटोक्रोम जो होता है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे HIN जब रिलीज होगा किसके एक्शन से, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के एक्शन से, वैसे ही इलेक्ट्रॉन किसको एक्सेप्ट कर लेगा, बाहर वाले एनायन को एक्सेप्ट कर लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ओवरऑल यहाँ पे साइटोक्रोम सिस्टम होता है ये वाला, इस साइटोक्रोम सिस्टम के अंदर जो HIN होता है जैसे ही वो रिलीज होता है, ठीक है, HIN रिलीज किससे होता है, वाटर के ब्रेकडाउन से। ठीक है, तो जब यहाँ पे HIN रिलीज होगा उसी के साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे बाइंड कर लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में बाइंड करेगा और ये इस तरह से इस पूरे सिस्टम के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। Fe+2 Fe+3 के अंदर ऑक्सीडाइज होता रहेगा और फाइनली जो आपका एनायन है वो कहाँ चला जाता है, आउटसाइड चला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाते हैं, इसी में ही रिमेन रहेंगे, सस्टेन रहेंगे। बाद में ये HIN, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होके फिर से क्या बना लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये वाला सिस्टम कहा गया साइटोक्रोम पंप थ्योरी कही गई। अब जो ये साइटोक्रोम पंप थ्योरी है ये ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि ये थ्योरी इन्होंने दी थी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो पहले जो कमी थी उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं।
खास ये वाली थ्योरी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। पहली थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या चीज बोली, इन्होंने हमको ये बोला कि साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है, मान ली ये बात, लेकिन किसी भी प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले क्या होती है, सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये साइटोक्रोम सेल वॉल के अंदर तो प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी बात, एनायंस जो होता है, एनायंस के अलावा कैटायंस का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। यहाँ पे आपने ये तो बता दिया कि एच आयन रिलीज हो गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इससे बाइंड हो गया और ये एनायन जो है वो अंदर चला गया, लेकिन कैटायंस का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है ये नहीं बता पाए। दूसरी बात, ये पैसिव प्रोसेस है, सिर्फ एनायन का ही क्यों हो रहा है, यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट या एनर्जी कहाँ से आ रही है, ठीक है, ये चीजें नहीं बता पाए। इसके अलावा ये थ्योरी बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कोई भी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। कोई भी सिलेक्टिव चीजें जो होती हैं, जो आप लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सिलेक्टिव होती है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, तो वो साइटोक्रोम के अंदर कैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि साइटोक्रोम्स जो होते हैं, यहाँ पे क्या कंपटीशन नहीं होता, भाई एनायन और एनायन, ये इलेक्ट्रॉन भी एनायन है, ये भी एनायन है, इनके बीच में क्या रिपल्शन नहीं होगा। या फिर अगर हम बात करें कि इस थ्योरी के अंदर जो दूसरे एनायन है, इनके बीच में क्या कंपटीशन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो ये थ्योरी नहीं दे पाई है। इस थ्योरी को अभी रेस्पिरेशन वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कोरिलेट मत करना, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो ये वाली थ्योरी के अकॉर्डिंगली इन्होंने ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है, इसके मैंने आप लोगों को ड्रॉबैक्स भी बता दिए। इसके बाद में एक और चीजें आती हैं, लेसिथिन कैरियर और एटीपेज पंप। इन दोनों के बाद में ये चैप्टर जो होगा आपका फिनिश हो जाएगा। कल ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसको आगे कंटिन्यू करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।